हेलो एवरीवन, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 3 और उसके लेसन 3 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बच्चों, हमारा जो इंग्लिश का जो कंटेंट है वो यूएस वर्चुअल कैंपस पर आ रहा है और हमारा जो जीएस का कंटेंट है, अगर आपको जीएस का अगर मटेरियल चाहिए, जीएस का कंटेंट की जरूरत है तो आपको विजिट करना होगा एसएससी जीके हब, ये जो कि हमारा दूसरा चैनल है। एसएससी जीके हब पर वो सारे वो जीके के मटेरियल अवेलेबल हैं और होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इंग्लिश के लिए अभी हम लोग जो यूएस वर्चुअल कैंपस पर काम करेंगे और जो जीएस या जीके आप उसको जो कह ले उसके लिए हम लोग बात करेंगे एसएससी जीके हब नामक चैनल पर। आप इस चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको जीएस या जीके से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे और अभी आगे के दिनों में और भी एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने लेसन 2 पर बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसन 3 के ऊपर जो कि वॉल्यूम 3 का होगा। इस लेसन 3 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जबरदस्त साबित होने वाले हैं। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड कमोडियस से। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो कमोडियस है। देखिए कमोडियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। कमोडियस का मतलब होता है बड़ा, ज्यादा जगह वाला। कोई चीज बड़ा है, उसमें ज्यादा स्पेस है तो वो चीज कमोडियस है, ठीक है। चलिए कमोडियस का सिनोनिम्स क्या कहा गया है। रूमी, देखिए पहले आप रूम के पहले यूज को समझिए। एक रूम एक वर्ड है। एक तो आप समझते हैं रूम का मतलब कमरा जिसमें हम लोग रहते हैं, और एक रूम का मतलब जगह भी होता है, ठीक है ना। एक रूम का मतलब एक जगह भी होता है जिसमें उठने बैठने से संबंधित जो जगह होते हैं उसके लिए हम रूम का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट में आप रूम शब्द का आप बहुत ज्यादा प्रयोग देखेंगे, है ना। कमेंटेटर को अक्सर ये कहते सुनेंगे कि बल्लेबाज ने रूम बनाया, मतलब जगह बनाया और गेंद को हिट किया। आपको ये कहते हुए सुनने को मिलेगा कि गेंदबाज बल्लेबाज को, है ना, शॉट मारने के लिए कोई रूम नहीं दे रहा है। तो रूम का मतलब जगह भी होता है। एक तो रूम का मतलब हम लोग जो समझते हैं वो तो होता ही है, एक रूम का मतलब जगह भी होता है। जैसे हमको कहना है कि बस में कोई जगह नहीं था, बस एकदम भरा हुआ था। हम इस चीज को कैसे कहेंगे? अगर यहाँ जगह वाली बात है तो यहाँ जगह के लिए प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जगह के लिए स्पेस का ऐसे वाक्यों में जहां पर उठने बैठने से संबंधित जगह की बात होती है, जैसे बस में कोई जगह नहीं था, बस खचाखच भरा हुआ था। जब हमको ऐसे उठने बैठने वाली जो जगह के बारे में बात करना है तो फिर हम उसके लिए रूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इसके सिनोनिम्स पर आते हैं, कमोडियस वर्ड के सिनोनिम्स पर आते हैं। तो ये रूम से, जो रूम तो नाउन है तो हमें एडजेक्टिव बनाना था, तो इस रूम से बना रूमी, स्पेस से बना स्पेसियस, ठीक है ना, और लार्ज इसके सिनोनिम्स है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या है। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, तंग संकरा। अगर तंग नहीं समझ में आता है तो आप संकरा समझिए, जिसमें ज्यादा जगह नहीं होता है, जैसे कि संकरा गली, संकरा घर, ठीक है ना। कोई व्यक्ति संकरा बहुत कंजस्टेड रूम में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रैम्प्ड। चलिए अब यहां पर हम कमोडियस से रिलेटेड कुछ फ्रेज बना सकते हैं। जैसे हमको कहना है बड़ा घर, है ना, बड़ा आकार के घर में रहता है जिसमें काफी स्पेस है, वो घर कैसा हुआ? कमोडियस हाउस। हम क्या क्या लिख सकते हैं? कमोडियस से कौन कौन तरह का फ्रेज बना सकते हैं? कमोडियस हाउस। इसी तरह से हो सकता है कमोडियस कार, ठीक है ना, बड़ा आकार की जो कार है वो कहला सकता है कमोडियस कार। तो चलिए कमोडियस का मतलब हुआ बड़ा, ज्यादा जगह वाला। आते हैं इसको पढ़ेंगे डेब्यू, डेब्यू इसको पढ़ेंगे डेब्यू, इसमें टी साइलेंट होगा ना, इसको पढ़ेंगे डेब्यू। देखिए डेब्यू का मतलब क्या होता है ना, जो पहला जो सार्वजनिक प्रदर्शन होता है उसको हम लोग डेब्यू कहते हैं, ठीक है ना। पहला, इसको शुद्ध हिंदी अगर कहा जाए तो पदार्पण होता है, ठीक है ना। फर्स्ट जो आप पब्लिक में जाकर के जो परफॉर्मेंस देते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो आपका डेब्यू होता है, ठीक है ना। पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जो होता है ना उसको डेब्यू कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप, और यह साइनो हम जो कह ले तो ये होगा फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस। फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए एक वर्ड जो है वो डेब्यू है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको कहना है तो उसने अपने फर्स्ट मैच में ही, है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच में शतक मार दिया, हमको ऐसे कहना है। कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लिख सकते हैं, है ना, ही हिट ए सेंचुरी इन हिज डेब्यू, ठीक है ना। मतलब यहाँ चूंकि सेंचुरी यहाँ पर मैच देने की जरूरत नहीं है, लग रहा है कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो जो व्यक्ति है अपने पदार्पण मैच में ही शतक मार दिया। हमको कहना है कि सचिन ने
अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला। पहला मैच के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट मैच नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब पब्लिक में जाके खेल रहे हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। तो पहला मैच के लिए अगर हमें वर्ड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, अब इसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग लिखेंगे डेब्यू। हमको कहना है कि सचिन ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, कैसे लिखेंगे सचिन, इसी चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मेड हिज डेब्यू। मैं पहला मैच के लिए फर्स्ट मैच नहीं लिखेंगे, डेब्यू लिखेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट पाकिस्तान। चलिए अगेंस्ट पाकिस्तान, सचिन ने अपना पहला जो मैच है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए डेब्यू के बाद हम आते हैं डिस्कम्फीचर। देखिए डिस्कम्फीचर का मतलब क्या होता है, डिस्कम्फीचर का मतलब होता है शर्म घबराहट, आप घबरा जाते हैं, ये आपकी डिस्कम्फीचर की अवस्था है, ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, एम्बैरेसमेंट, इसको पढ़ेंगे, ये लज्जा, घबराहट, शर्म के लिए बहुत अच्छा वर्ड है, ये सब एग्जाम्स में आने वाली, यही सब एग्जाम्स में डिस्कम्फीचर आपको कम देखने को मिलेंगे, फिर भी हमें तैयारी के रूप में इसको लेके चलना है, ठीक है। तो एम्बैरेसमेंट और अनईज, देखिए ईज का मतलब होता है कि आप सुकून में हैं, अनईज का मतलब है कि आप में घबराहट है, ठीक है। देखिए लेकिन डिस्कम्फीचर जो है नाउन है, लेकिन इस वर्ड का सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ब के रूप में, इसलिए वर्ब अलग से दिया गया है, ठीक है ना। वर्ब के रूप में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है डिस्कम्फीट। डिस्कम्फीट का मतलब होता है घबरा देना। अगर आप किसी से कुछ ऐसा बात कर लेते हैं, किसी से कुछ पूछ लेते हैं और घबरा जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिस्कम्फीट करते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, कंफ्यूज, डिस्कंसर्ट, है ना, डिस्कंसर्ट के बारे में पहले बात हो चुकी है। डिस्कंसर्ट मतलब ये होता है घबरा देना, अपसेट, एम्ब्रेस, ठीक है ना। चले वर्ब का साइन हो, वर्ब होगा। अब इसका एंटो क्या होगा, रीअश्योर, इसको पढ़ेंगे ना, रीअश्योर। रीअश्योर का मतलब क्या होता है, पुनः आश्वस्त करना, पुनः आश्वासन देना, घबराने का उल्टा क्या होगा, आश्वासन देना। जैसे कि इस पर एक एग्जांपल देखा जाए, हमको कहना है, अभी कुछ दिन की पहले की बात है, एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो जुड़े थे, उनसे चंद्रयान के बारे में पूछ लिया गया, वो बड़े पद पर हैं। तो जब मीडिया ने जब उनसे चंद्रयान के बारे में पूछा, जो हमारा चंद्रयान जो थर्ड गया है, चंद्रयान के बारे में पूछा, तो घबरा गए बेचारे, कि उनको पता भी नहीं था कि हमारे देश ने कोई इस तरह का कोई मिशन लॉन्च किया है। अब उनके बगल में जो सज्जन थे उन्होंने उनको हेल्प किया। तो हमको यही कहना है कि वे मीडिया के प्रश्न से घबरा गए, या मीडिया के प्रश्नों ने उन्हें घबरा दिया, ठीक है ना, हमको ऐसा कहना है। इसी चीज को कैसे लिखेंगे, उन सज्जन के बारे में कैसे लिखेंगे, ही वाज डिस्कम्फिटेड। चलिए वर्ब की जरूरत है ना, हमें वर्ब की जरूरत है ना। चलिए ही वाज डिस्कम्फिटेड बाय द मीडिया, बाय द मीडिया मतलब कि मीडिया द्वारा वो घबरा गए, या मीडिया के क्वेश्चन से वो घबरा गए। और उनके चेहरे पर ना घबराहट एकदम स्पष्ट थी, मतलब स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर ये झलक रहा था कि वो घबरा गए, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, हिज डिस्कम्फीचर, इसी चीज को लिखना है कि उनका घबराहट एकदम स्पष्ट था, हिज डिस्कम्फीचर। इसी चीज को, तो घबराहट के लिए हम लोग वर्ड क्या लेके चल रहे हैं, डिस्कम्फीचर लेके चल रहे हैं। हिज डिस्कम्फीचर वाज ऑब्वियस, हिज डिस्कम्फीचर वाज ऑब्वियस, उनकी जो घबराहट थी साफ झलक रही थी, ठीक है ना। चलिए ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। तो चलिए ये हमारा वर्ड रहा डिस्कम्फीचर। हम आते हैं वर्ड नंबर 4 के ऊपर, डिस्ट्रॉट। देखिए डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, अगर आप डिस्ट्रॉट हैं तो एकदम आप एकदम उदास हैं, आप एकदम व्याकुल हो गए हैं, कोई चीज जानने के लिए, कोई चीज पाने के लिए व्याकुल हो गए हैं, आप विक्षिप्त हैं, पागल की तरह आप दिखाई दे रहे हैं, एकदम चारों तरफ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। चलिए डिस्ट्रॉट का मतलब यही होता है, विक्षिप्त, व्याकुल, बहुत उदास। अगर इस सरल भाषा में लिखे तो हम लिख सकते हैं बहुत उदास। चलिए अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स दिया गया, वरीड, अपसेट, एक्सट्रीमली सैड, है ना, अत्यंत उदास। इसके लिए एंटो क्या है, काम, है ना, और किसी तरह का व्याकुलता आपके अंदर नहीं है, यही इसका एंटोनिम्स है। जैसे देखिए अब किसी परिवार में एक लड़का जो है वो गायब हो गया है, अब तो लड़का या बच्चा जो है वो गायब हो गया, परिवार के सदस्य जो है ना उस लड़के के बारे में न्यूज सुनने के लिए व्याकुल है कि कोई उनको कुछ खबर दे दे, ठीक है ना। हमको यही बात लिखना था कि जो व्याकुल जो परिवार के जो सदस्य थे वो गायब बच्चे के सूचना के बारे में व्याकुल थे, वे चाहते थे कि उनको आकर कोई कुछ उस बच्चे के बारे में कहे, चेहरे पर तो उदासी तो पूरा छाया हुआ था, हमको यही कहना है। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, द डिस्ट्रॉट फैमिली, है ना, द डिस्ट्रॉट, हम ऐसे लिख सकते हैं द डिस्ट्रॉट, है ना, उदास, निराश, व्याकुल। द डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स, है ना, जो संबंधी हैं हम उनके लिए लिख सकते हैं द डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स वर, ठीक है ना। चलिए ये तो डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स थे, वर एंग्सियस, है ना, चलिए एंग्सियस से चिंतित थे, है ना। चलिए एंग्सियस, चलिए अबाउट द न्यूज, है ना, न्यूज किसका था, ऑफ द मिसिंग चाइल्ड, है ना, जो बच्चा गायब हो गया था उसके न्यूज के बारे में वो चिंतित थे।
वी आर वेटिंग, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहां पर एंग्सियस थोड़ा सा हटा देते हैं, लाइन को सूट नहीं कर रहा है। चलिए लाइन के अनुसार चला जाए, वर्ड का सिलेक्शन हुआ, द डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स वर, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वर वेटिंग फॉर, है ना, वेटिंग फॉर द न्यूज ऑफ द मिसिंग चाइल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था कि जो व्याकुल परिवार है वो बच्चे खोए हुए गायब बच्चे की न्यूज के प्रति वो वेट कर रहे थे कि उनको कोई कुछ न्यूज दे दे। तो चलिए डिस्ट्रॉट है। चलिए इलेशन, हमारा अगला जो वर्ड है इलेशन है। इलेशन का मतलब क्या होता है, हर्ष उल्लास, अत्यंत प्रसन्नता को ना इलेशन कहते हैं। अगर आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो आप इलेशन अवस्था में है। और इसी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म को भी थोड़ा सा देख लिया जाए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा इलेटेड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, आप ये समझिए कि कई बार ये पूछे जा चुके हैं। इलेटेड मतलब अत्यंत प्रसन्न, देखिए ये इसका मतलब हर्ष उल्लास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम कह सकते हैं अत्यंत प्रसन्न, है ना, उसी को ना हर्ष उल्लास कहते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। चलिए अब एडजेक्टिव का साइन में एडजेक्टिव होना चाहिए, ये तो आप समझ रहे हैं। तो एक्सटैसी, देखिए एक्सटैसी नाउन है, और जब हम इसका साइनो लिखेंगे तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, एक्सटैटिक। ये सब हमें सीखना है, सॉरी, है ना, हमें ये सब सीखना है कि किसका फॉर्म बदलने से कौन सा वर्ड हमें मिलेगा। तो ये वर्ड हमारा हो गया एक्सटैटिक। ये सब वर्ड बहुत है ना, एक्सिलरेशन, देखिए ये नाउन है, तो नाउन का अब हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो ये इसका जो फॉर्म हो जाएगा एक्सिलरेटेड, है ना। ये सब वर्ड समझिए कि एकदम आपको बार बार मिलने वाले हैं। तो एक्सिलरेशन या एक्सटैसी अथवा यूफोरिया, ये सब का मतलब क्या होता है, हर्ष उल्लास, प्रसन्नता की स्थिति जो होती है वो इलेशन होता है, और अत्यंत प्रसन्न जो हो गया वो इलेटेड हो गया। ये जो है नाउन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एडजेक्टिव फॉर्म ज्यादा यूजफुल है नाउन के मुकाबले। चलिए अब हमको एक लिखना है कि उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ जो समाचार सुना उसके प्रति प्रतिक्रिया दी, हमको ऐसे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, दे रिएक्टेड द न्यूज, है ना, दे रिएक्टेड द न्यूज, है ना। चलिए अच्छा, विथ इलेशन, है ना, मतलब प्रसन्नता के साथ उन्होंने न्यूज को रिएक्ट किया, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा इलेशन रहा। एलेजी, वर्ड नंबर 6 में आते हैं। एलेजी का मतलब क्या होता है, वैसा कविता जो किसी प्रिय व्यक्ति के मरने के उपरांत लिखी जाए, ठीक है ना। दुखांत कविता इसके लिए शॉर्ट है, वैसी कविता जिसे अपने प्रिय व्यक्ति के मृत्यु पर लिखी गई हो एलेजी कहलाता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लैमेंट, रिक्वीम और डायर्च, है ना, ये एलेजी का साइनो है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एलेजी कोई भी राइटर लिख सकता है, अपने नियर एंड डियर वन के मरने के उपरांत जो लिखा जाता है वो एलेजी होता है। चलिए हम लिख सकते हैं क्या, इन हिज एलेजी, थोड़ा इसका हिंदी फिर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इंग्लिश रूपांतरण देख लेते हैं। चलिए द पोएट ना लैमेंट्स द मॉर्न लैमेंट्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। चलिए इसका हिंदी क्या हुआ, देखिए अपने दुखांत कविता में जो कवि है अपने जो दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड है, उनकी मृत्यु पर क्या करता है, शोक मनाता है। लैमेंट मतलब विलाप करना, शोक मनाना। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना। चलिए तो ये हमारा एलेजी रहा। फेलाइन का मतलब क्या होता है, देखिए जो बिल्ली से संबंधित होती है ना वो फेलाइन होती है, जो बिल्ली से संबंधित होती है ना वो फेलाइन होती है। इसका सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं, कैट लाइक। इसका जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो कैट लाइक। देखिए जो बिल्ली से संबंधित हो, बिल्ली से जुड़ा हुआ हो वो फेलाइन होता है। जैसे कि देखिए टाइगर, लायन, बाघ, शेर, ये किस समुदाय के जानवर हैं, ये बिल्ली समुदाय के जानवर है। हमको ऐसे कहना है कि जो लायन है और टाइगर है ये बिल्ली समुदाय से जुड़े हुए हैं। कैसे लिखेंगे, है ना, लायंस एंड टाइगर्स, लायंस एंड टाइगर्स, ठीक है ना। जो शेर और बाघ है ना, बाघ और शेर जो है आर फेलाइन एनिमल्स, है ना। ये कौन से ये कैटेगरी के जानवर है, तो बिल्ली समुदाय से जुड़े हुए हैं, आर फेलाइन एनिमल्स। चलिए तो फेलाइन का अगर जानवर अगर फेलाइन कैटेगरी में आता है, फेलाइन ग्रुप में आता है, तो वो बिल्ली समुदाय में आता है। चलिए आगे चलते। फ्ले, देखिए फ्ले का दो मतलब होता है। ये मतलब ये जो आलोचना करना ये है, यही इसका ज्यादा यूज होता है। फ्ले का मतलब होता है आलोचना करना, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आप किसी का फ्ले करते हैं आप उसकी आलोचना करते हैं। चलिए फ्ले का दूसरा मतलब क्या होता है, चाबुक मारना, खाल खींचना। अगर आप किसी को फ्ले करते हैं, आप उसको चाबुक मारते हैं, आप उसका खाल खींच देते, खाल उधेड़ देते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। चलिए तो आलोचना करना का सिनोनिम्स क्या है, क्रिटिसाइज, कंडेम। इसको ना इसमें एन नहीं पढ़ा जाएगा, यहीं तक पढ़ेंगे, कंडेम इसको पढ़ेंगे। बीरेट आलोचना करना, लैम्बास्ट आलोचना करना, रन डाउन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आलोचना करना।
चलिए, और इस जो चाबुक मारना या खाल खींचने का जो वर्ड है वो आपका है विप। विप मतलब भी चाबुक मारना। एक्सकोरिएट मतलब होता है ना, मतलब मांस को निकाल देना जला करके। और एक वर्ड और चाबुक मारने के लिए हम लिख सकते हैं फ्लॉग। फ्लॉग का भी अर्थ होता है चाबुक मारना, कोड़ा मारना। चलिए देखिए, इस वर्ड का ना सबसे ज्यादा आलोचना करने के सेंस में सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूज़पेपर के लिए। एकदम ये समझिए कि ब्रांडेड वर्ड है। न्यूज़पेपर में ना फ्ले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम लिख सकते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने है ना सरकार की आलोचना की है ना, उसके थॉटलेस एक्शन के लिए है ना, बिना समझे कोई काम सरकार ने कर लिया और उस थॉटलेस एक्शन के लिए कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की, आलोचना की। हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? द कोर्ट। अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द कोर्ट। चलिए, फ्ले का इस्तेमाल करके बनाना है। हालांकि हम इन सारे वर्ड्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए फ्री है। चलिए, लेकिन फ्ले एक बढ़िया वर्ड है। चलिए, फ्ले द गवर्नमेंट है ना। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, इसने सरकार की आलोचना की फॉर इट्स है ना, फॉर इट्स थॉटलेस एक्शन है ना, बिना सोचे समझे जो सरकार ने जो एक्शन ले लिया है ना, इसके लिए जो कोर्ट है ना वो सरकार की आलोचना की, थॉटलेस एक्शन। चलिए, एक इससे भी सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं है ना। इसका मतलब क्या होता है? चाबुक मारना, खाल खींचना। हमको कहना है कि उसका जिंदे खाल खींच लिया गया है ना। अगर इसको अगर हम हिंदी से लेके चले, उसका है ना जिंदे खाल खींच लिया गया। जिंदे खाल खींचना मुहावरा है, जिंदे खाल खींच लिया गया। चलिए, अब हमको ये इसको लेके चलना है कि इसका मतलब इंग्लिश कैसे बनेगा। चलिए, पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको। ये तो समझ में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस V2 वाज वर्ब। पैसिव में क्या चलता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3। ये स्ट्रक्चर से आप वाकिफ होंगे। चलिए, बनाते हैं उसके। जिंदे खाल खींच लिया गया कैसे लिखेंगे? ही वाज। चलिए, खाल खींचने के लिए वर्ड क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फ्ले। तो V3 क्या हो जाएगा? फ्लेड। ही वाज फ्लेड अलाइव, ठीक है ना। उसका जिंदे खाल खींच लिया गया, तो हमारा फ्ले का ये यूज रहा। चलिए, आते हैं वर्ड नंबर, ये हमारा 8 था। हम वर्ड नंबर हम लोग 9 की तरफ आते हैं। चलिए, फ्रॉडुलेंट। देखिए, फ्रॉड मतलब होता है ठग, ठीक है ना। और उसी का ये एडजेक्टिव फॉर्म बना फ्रॉडुलेंट। देखिए, फ्रॉडुलेंट कौन होते हैं? जिनका किसी से पैसा ठगना है, उनका मेन इरादा होता है। वो यही सोच के चलते हैं कि हमको इस है ना सामने वाले का पैसा ठगना है, वो यही मान कर चलते हैं। ये फ्रॉडुलेंट कहलाते हैं। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? है ना, डिसऑनेस्ट, चीटिंग, क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब बेईमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रूक्ड, ठीक है ना। एग्जाम्स के लिए कपटपूर्ण इसका छोटा सा हो जाएगा। जैसे कि कोई फ्रॉडुलेंट डीलर है, आप लोग पढ़ते होंगे मैथ में, तो उसमें एक सवाल आता है कि एक जो बेईमान बनिया है वो 1000 ग्राम के जगह पर 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम है ना इस्तेमाल करता है, और फिर वो इतना पर वो कितना लाभ कमाएगा? इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। और वो जो डीलर होगा, जो इस तरह का काम करेगा, वो कौन सा डीलर कहलाएगा? है ना, जिसका इरादा लोगों को ठगकर पैसा कमाना हो। अब वो जो डीलर कहलाएगा, कौन सा डीलर कहलाएगा? फ्रॉडुलेंट डीलर कहलाएगा। नहीं, ये जो डीलर, जो विक्रेता होगा, वो फ्रॉडुलेंट होगा। आजकल बहुत एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिलेंगे, है ना, पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। तुरंत पैसा आप लगाते हैं, तुरंत रिटर्न के आप लालच में आकर के बहुत पैसा लगा देते हैं, वो कंपनी भाग जाती है। अब वो कौन सा एडवर्टाइजिंग, जो चिपकाया गया है जगह जगह पर, वो कौन सा एडवर्टाइजिंग है? वो उसका मेन है उद्देश्य लोगों को ठगना, ठीक है ना, लोगों का कल्याण करना उसका उद्देश्य नहीं है। तो वो कौन सा वो एडवर्टाइजिंग होगा? तो वो एडवर्टाइजिंग जो होगा वो आपका सर फ्रॉडुलेंट एडवर्टाइजिंग होगा। तो कोई व्यक्ति, यदि कोई चीज यदि फ्रॉडुलेंट है, इसका मतलब है कि उसका काम है लोगों को ठग करके पैसा कमाना। बेईमान उसको एक शब्दों में आप कह सकते हैं। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 10 है ग्लीब। देखिए, ग्लीब कौन होते हैं? जो फर्राटे से बोलते हैं। आप ऐसा समझिए, एकदम चतुराई से बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका उद्देश्य सामने वाले को ठगना हो, ठीक है ना। ये बहुत ही तेजी से बोलते हैं। आप किसी सेल्समैन को लीजिए ना जी, आप किसी सेल्समैन से बात कीजिए, तो अपने जो प्रोडक्ट है, उसको जो प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट सही हो या प्रोडक्ट गलत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने प्रोडक्ट के बारे में ना स्मार्ट वे में बोलेगा, एकदम स्मार्ट वे में बोलेगा, कहीं लटपटाएगा नहीं, आपको समझा देगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। हो सकता है कि उसको किसी चीज के बारे में बोलने नहीं आता हो, लेकिन उसको जो बेचना है उसके बारे में ना वो ट्रेनिंग लेकर के आया, फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा, फर्राटे से बात समझाएगा। तो वो कौन सा सेल्समैन है? ग्लीव है ना। ग्लीव का मतलब जो चतुराई और फुर्ती से अपनी बातों को कह दे। और लेकिन ये यूजुअली ये थोड़ा सा लोगों को थोड़ा बरगलाने वाली बात करते हैं। अब इसका जो कोलोकेशन होगा ग्लीव सेल्समैन, है ना, इसका जो कोलोकेशन होगा वो क्या होगा? ग्लीव सेल्समैन। कोलोकेशन का मतलब पेयर समझिए, इसी सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है।
ठीक है, चलिए वर्ड नंबर, तो इस पूरा इसका समझिए, ग्लिप का जो हिंदी होता है वाक्पटु होता है। वाक्पटु का मतलब जो अपने बातों से ना किसी को कन्विंस कर ले, उसको वाक्पटु कहते हैं ना। स्मार्ट वे में बोलेगा, सामने वाले को समझा देगा, ठीक है। तो चलिए ये होता है इसका साइन हो के स्मूथ टॉकिंग, है ना, कहीं फंसेगा नहीं। चलिए इनफैमी, देखिए इनफैमी का मतलब क्या होता है, बदनामी, कुख्यातता को इनफैमी कहते हैं, ठीक है ना। सिनोनिम से इसका क्या हो जाएगा, नोटोरिटी, डिसरिप्यूट, है ना, डिसरिप्यूट, है ना, कुख्याता या बदनामी। लेकिन इसका यूज नाउन के रूप में कम होता है और एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा होता है, इनफेमस, बदनाम, ठीक है ना। देखिए बदनाम का मतलब क्या है कि उसका नाम है, लोग उसके बारे में जानते हैं लेकिन गलत कारणों से। यदि कोई चीज गलत कारणों से, आप ऐसे समझिए, चर्चा में है तो वो चीज इनफेमस है। फेमस और इनफेमस में अंतर क्या है, फेमस का मतलब पॉजिटिव सेंस में, इनफेमस का मतलब गलत सेंस में। दोनों को नाम है, दोनों को नाम प्राप्त है, लेकिन एक को सही सेंस में, एक है गलत सेंस में। जैसे आप इस बात को देखिए तो चर्चित, चर्चित, चारा घोटाला, चारा घोटाला मामलों में, मामलों में, है ना, उन्हें, है ना, जेल भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। चलिए किसी व्यक्ति के बारे में कहना है कि चर्चित चारा घोटाला मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया। चलिए थोड़ा सा इसको समझा जाए। चर्चित चारा घोटाला का मतलब क्या है कि लोगों के जबान पर वो चारा घोटाला है, ठीक है ना, लोग उसको जानते हैं, इस घोटाले के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन गलत मामलों में, घोटाला के मामलों में ये चर्चा में है। अब यहाँ पर फेमस नहीं होगा, चर्चित का मतलब फेमस नहीं होगा, इनफेमस होगा, ठीक है। चलिए पहले उन्हें जेल भेज दिया गया, पहले इतना उठाते हैं, कैसे लिखेंगे, ही वाज, है ना। चलिए इम्प्रिजन्ड, है ना, इम्प्रिजन का मतलब होता है कारावास देना। ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर, है ना, किस मामलों के लिए, फॉर इनफेमस, फॉर, अब यहाँ पर फेमस नहीं लिखेंगे, फॉर इनफेमस चारा घोटाले के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्डर स्कैम, है ना, फॉर्डर स्कैम एपिसोड, और मामलों के लिए एक वर्ड है एपिसोड। ये हमारा कंप्लीट लाइन बन गया। इन प्रिजन के जगह पर एक और वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो है इनकार्सिरेट, है ना। इनकार्सिरेट का भी अर्थ होता है ना जेल भेज देना, सलाखों के पीछे डाल देना, है ना, जेल भेजना, है ना, जेल भेजना, कारावास देना, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। इनकार्सिरेट ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार मिलेंगे। आप या इन प्रिजन के जगह पर आप इसको आप इनकार्सिरेट से भी बना सकते हैं। तो चलिए कोई चीज यदि इनफेमस है यानी कि वो बदनाम है, और इनफेमी का मतलब क्या होता है, बदनामी होता है, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं हम लोग 12 में, इनफिनिटिसिमल, ये वर्ड नंबर 11 था। चलिए अब हम लोग 12 में आते हैं, इनफिनिटिसिमल। इनफिनिटिसिमल का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि इनफिनिटिसिमल है यानी कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, माइन्यूट, माइन्यूस्कूल, है ना, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। और इसका जो एंटो का ह्यूज मतलब विशाल। चलिए कोई भी चीज, जैसे कि अगर हमको कहना है, देखिए वैश्विक टेम्परेचर कितना है, वैश्विक टेम्परेचर में विश्व का ग्लोबल टेम्परेचर कितना है, तो माना गया है कि ये लगभग 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो पृथ्वी का एक औसतन तापमान है। देखिए जो वैज्ञानिकों का ऐसा अंदेशा है कि थोड़ा सा भी अगर इसमें वृद्धि हो जाए, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो समझिएगा कि ये पूरा आर्कटिक प्रदेश पिघल जाएगा और दुनिया डूबने के कगार पर आ जाएगी। मामूली सी वृद्धि, देखिए बहुत छोटी वृद्धि है, 0.5 कितना वृद्धि, एक भी नहीं है, एक भी वृद्धि नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, आधा डिग्री सेल्सियस है। बहुत छोटा सा भी वृद्धि अगर ग्लोबल टेम्परेचर में हो जाए तो ये पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, जो कि अब बढ़ने वाला है, तो ये पूरी दुनिया में तबाही लाएगा। हमको बस यही लिखना है, एक मामूली सी वृद्धि, है ना, मामूली सी वृद्धि तबाही ला सकती है। कैसे लिखेंगे, है ना, इवन, है ना, इन्फिनिटिसिमल, इन्फिनिटिसिमल राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, है ना, जो वैश्विक जो तापमान में, ठीक है ना, अगर एक मामूली सी भी वृद्धि होती है, बहुत छोटी सी भी वृद्धि होती है, कैन कॉज हैवॉक, है ना, वो तांडव मचा सकती है, कैन कॉज हैवॉक, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारी बात इन्फिनिटिसिमल की रही। आते हैं लैक्स। लैक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप लैक्स हैं तो आप सख्त नहीं, आप ढीले ढाले हैं, आप टाइट नहीं है, आप नियम कानून के मामलों में सख्त नहीं है। चलिए ढीला ढाला जो सख्त ना हो। अच्छा ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, अबाउट लेगा, ठीक है ना। चलिए लापरवाह, है ना, इसका हिंदी होगा अगर छोटा हिंदी का तो लापरवाह। सिनोनिम्स क्या होगा, स्लैक मतलब ढीला ढाला। लेनियंट बहुत अच्छा, ये तगड़ा वर्ड है ना, लेनियंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, सिर्फ इस्तेमाल होने वाले वर्ड है। केयरलेस आप समझते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब होगा सख्त, जैसे कि अगर हमको कहना है कि
कोई व्यक्ति है ना, वो थोड़ा सा अपने मतलब बच्चों के प्रति जो है ना वो ढीला ढाला है, बच्चों के प्रति सख्त नहीं है। अब ये कौन से पेरेंट्स कहलाएंगे? वो माता पिता जो बच्चों के प्रति सख्त नहीं होते, ये कौन से पेरेंट्स कहलाएंगे? तो चलिए ये लैक्स पेरेंट्स कहलाएंगे। हमको कहना है कि ढीला ढाला अनुशासन है, कोई अनुशासन है ही नहीं, हमारे स्टेट में कोई अनुशासन नहीं है। डिसिप्लिन कौन सा डिसिप्लिन होगा? लैक्स डिसिप्लिन होगा। चलिए लचर सुरक्षा, कभी आपने सुना होगा लचर सुरक्षा, कोई सुरक्षा में सख्ती नहीं है, ये कौन सा सिक्योरिटी होगा? लैक्स सिक्योरिटी। तो चलिए ये सब क्या है? ये सब हम पेयर की बात कर रहे हैं जो लैक्स के साथ इस्तेमाल होता है। अब हमारा प्रशासन क्या है? कानून को लागू करवाने में बड़ी ढीला ढाला है, कानून बस खाली किताब में रह जाएगा, लागू वो मतलब सख्ती से लागू नहीं होता है, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? द एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसको हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द एडमिनिस्ट्रेशन इज लैक्स, ठीक है ना। यानी कि हम क्या लिखना चाहते हैं कि जो प्रशासन है वो ढीला ढाला है, किस चीज में? तो कानून को लागू करवाने में। अब यहाँ पर ये अबाउट प्रीपोजिशन लेगा, मे के लिए यहाँ पर इन नहीं आएगा, मे के लिए यहाँ पर अबाउट आएगा। चलिए इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करवाना, लागू करना, इन्फोर्सिंग। अब ये अबाउट प्रीपोजिशन है, थोड़ा रूल को आप समझिएगा। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी वर्ब आता है, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है ना, कोई भी वर्ब आए तो इसमें आईएनजी लगता है, वो भी फॉर में होता है। अब अबाउट के बारे में, अबाउट के बाद हमको इन्फोर्स लिखना था। अबाउट प्रीपोजिशन इतना समझ में हमें आना चाहिए। इन्फोर्स इन्फोर्सिंग हो जाएगा, इन्फोर्सिंग द लॉ। चलिए पूरा हमारा ये हिंदी कैसे बनेगा कि कानून को लागू करवाने में जो प्रशासन है वो लचर है, ठीक है ना, सख्त नहीं है। आइएगा, हमको कहना ऑब्नॉक्सियस, बहुत अच्छा वर्ड है ये, वॉल्यूम 3 का लेसन 3 का बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घिनौना, बेहद खराब। अगर कोई चीज यदि ऑब्नॉक्सियस है वो बेहद खराब है, घिनौना टाइप का आदमी है, ठीक है ना। चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट, नेस्टी, डिसटेस्टफुल, डिसगस्टिंग है ना, बेहद खराब, ये सब यूज का वर्ड है। ऑफेंसिव, बेहद खराब। लोथसम, एकदम घृणा से भरा हुआ। ऑडियंस का भी मतलब बेहद खराब, ये सब का एक ही मतलब है, घिनौना, बेहद खराब। चलिए इसका एंटो क्या है? इसका एंटो हो जाएगा प्लीजेंट। जैसे कि हमको कहना है कि एक वाक्य देखते हैं, इतना घिनौना आदमी है वो, आदमी है वो, किसी के बारे में हमको कहना कि कितना घिनौना आदमी है यार। कैसे लिखेंगे? हाउ डिसगस्टिंग, या डिसगस्टिंग की जगह पर लिख सकते हैं हाउ ऑब्नॉक्सियस, है ना। चलिए हाउ ऑब्नॉक्सियस ए मैन ही इज, हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है वो इस तरह से बनेगा, हाउ ऑब्नॉक्सियस ए मैन ही इज। चलिए प्रोफ्यूज, हम आगे चलते। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, काफी मात्रा में हो तो प्रोफ्यूज अमाउंट में होता है। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कोपियस, कोपियस मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर। प्रोलिफिक, बहुत ज्यादा, प्रचुर। एबंडेंट, प्रचुर, ये सबका एक ही मतलब है। चलिए इसका एंटो क्या होगा? इनएडिक्वेट, है ना। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है? जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो एडिक्वेट मात्रा में नहीं है, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है वो इनएडिक्वेट है। स्पार्स, ना काफी, अपर्याप्त। हमको कहना है एक सेंटेंस के रूप में इसको डील करना है, प्रोफ्यूज का यूज दिखाना है। हमको लिखना है कि वह बहुत ज्यादा खून गिरने से, बहुत ज्यादा रक्तस्राव भी कह सकते हैं या खून गिरना भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा रक्तस्राव से मर गया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उसके बॉडी से खून निकल गया और वो मर गया, हमको ऐसा लिखना है। कैसे लिखेंगे? ही डाइड, पहले वो मर गया, इतना तो पहले बना दें। चलिए डाइड के साथ फ्रॉम भी लगता है और भी लगता है, यहाँ मैं फ्रॉम का यूज कर रहा हूँ। चलिए ही डाइड फ्रॉम। चलिए अब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के लिए क्या वर्ड देख रहा हूँ? प्रोफ्यूज। बहुत ज्यादा के लिए क्या वर्ड है? प्रोफ्यूज, सॉरी, बहुत ज्यादा के लिए जो वर्ड है वो प्रोफ्यूज है। चलिए हम कैसे लिखेंगे? ही डाइड फ्रॉम प्रोफ्यूज। अब ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्तस्राव। चलिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यदि कोई चीज यदि प्रोफ्यूज मात्रा में है यानी कि वो काफी ज्यादा मात्रा में है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 16 में, सॉर्डिन। सॉर्डिन का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज, कोई व्यक्ति सॉर्डिन है किसी चीज से तो पूरी तरह से भीग गया, एकदम गीला हो गया, तर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसको तर कहते हैं। तर का मतलब उसमें केवल मतलब पूरी तरह से वो भींगा हुआ होगा। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा? सोकिंग, मतलब पूरी तरह से भींगा हुआ। सोक्ड, है ना, सोकिंग, सोक्ड दोनों एडजेक्टिव है। और ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? एरिड, मतलब सूखा हुआ। जैसे कि हमको कहना है, सिंपल सा सेंटेंस कहना है कि वो पसीने से तर है, मतलब शरीर से पसीना एकदम गिर रहा है टपाटप, वो पसीने से तर है, हमको ऐसे कहना है। कैसे? इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना है हमको। ही इज सॉर्डिन, सॉर्डिन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, हमें सॉर्डिन का इस्तेमाल करके बनाना है ये सॉर्डिन। चलिए अच्छा, प्रीपोजिशन क्या लेगा? पहले हमें प्रीपोजिशन समझना है। सॉर्डिन विथ, है ना। चलिए अब पेसेना का स्वेट होता है तो हमने स्वेट लिख दिया।
हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा। यदि कोई व्यक्ति अगर पसीने से तर है यानी कि वो उससे सॉर्डेन है। चलिए सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? चिंता या फिक्र को हम लोग सॉलिसिट्यूड कहते हैं। प्रीपोजिशन ये लेगा ऑफ अथवा अबाउट। चलिए एंग्सियस और कंसर्न है ना, इसके दो सिनोनिम्स हो जाएंगे, चिंता या फिक्र। जैसे कि हमको कहना है उससे बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है, माँ को बच्चों की बहुत फिक्र होती है। कोई भी मदर के बारे में ये बात है, एक ही मदर के बारे में हमको ये नहीं कहना, किसी भी मदर को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है। हमको एक साधारण सा लाइन बनाना है, कैसे लिखेंगे? मदर्स, मदर्स है ना यूजुअली हैव solicitude for the well-being of their children। इसका हिंदी क्या निकलेगा? चलिए इसका हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका हिंदी क्या निकलना चाहिए। माओ को आमतौर पर है ना अपने बच्चों के वेलबींग मतलब उनका खुशहाली भलाई की चिंता लगी रहती है। पर फोर के जगह पर हम अबाउट भी दे सकते हैं, इसके लिए फ्री है। चलिए तो सॉलिसिट्यूड रहा। आते स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है? पक्का करना, अनुबंध करना, करार करना। ये नियम कानून के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। यदि कोई चीज को अगर आप स्टिपुलेट करते तो कहते हैं, पक्का करते हैं, अनुबंध करते, करार करते हैं। चलिए सिनोनिम्स का हो जाएगा फिक्स, डिटरमिन्ड और स्टेट। जैसे कि हमको कहना है कि नया लॉ, एक नया कानून आया है ना, वो एक नया कानून आया है और नया कानून कहता है ना, करार करता है। कैसे इसको लिखेंगे? द न्यू लॉ, एक नया कानून आया जो क्या कहता है भाई? द न्यू लॉ है ना स्टिपुलेट्स द न्यू लॉ स्टिपुलेट्स मतलब नया जो कानून आया है वो क्या कहता है, क्या वो स्टेट करता है। द न्यू लॉ स्टिपुलेट्स दैट एवरी स्कूल should have 25% रिजर्व सीट, ठीक है ना, फॉर द वीक स्टूडेंट, फॉर द पुअर फैमिली या फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। चलिए रिजर्व सीट्स फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा? चलिए इसका हिंदी पहले निकालते, सच्चाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए जो नया कानून आया है वो कहता है कि प्रत्येक स्कूलों में कम से कम एटलीस्ट 25% रिजर्व सीट होना चाहिए गरीब विद्यार्थियों के लिए। चलिए सरफिट, देखिए ये वर्ड हमारा सरफिट। सर मतलब होता है ऊपर, ज्यादा। अगर कोई ये रूट वर्ड है, पहले आप रूट वर्ड को समझें। कहीं पर सर लगाए तो इसका मतलब होता है ज्यादा, काफी। चलिए ऊपर तो ज्यादा या अधिकता, सरफिट का मतलब है ज्यादा या अधिकता। चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेस, सरप्लस है ना, एबंडेंस। इसका एंटो हो जाएगा लैक मतलब कमी आते हैं। हमको कहना है कि हमारे पास, ठीक है ना, मतलब अनाज की अधिकता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत है। खाने पीने के पर्याप्त एकदम सामान एकदम घर में पड़े हुए हैं। हम कैसे लिखना है ना? वी डोंट नीड टू वरी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू वरी, हमें कहना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वी हैव सरफिट ऑफ है ना फूड ग्रेन्स। चलिए वी हैव सरफिट ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब कि हमारे पास अनाज की अधिकता है और तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए टेपिड का मतलब क्या होता है? कुछ अगर टेपिड है तो ना तो वो पूरी तरह से गर्म है ना तो पूरी तरह से ठंडा है, वो हल्का गर्म है और इसको कहते हैं सुसुम। जैसे कहना है सुसुम पानी, तो सुसुम पानी के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? जो बेहतर अगर वर्ड होगा तो वो होगा टेपिड वाटर, ठीक है ना। टेपिड वाटर का मतलब होता है गुनगुना पानी, सुसुम पानी। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिकवार्म, स्लाइटली वार्म, ठीक है ना। चलिए इसका एंटो दोनों हो सकता है। देखिए सुसुम का उल्टा क्या होगा? या तो चीज एकदम ठंडा होगा या तो चीज एकदम गर्म होगा। तो इसका एंटो कोल्ड भी होगा और इसका एंटो हॉट भी होगा, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा ये 20 वर्ड का जो सीरीज है लेसन 3 का वो समाप्त हुआ। ये जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो ये समझिए कि रामबाण की तरह काम करेंगे। आप इन वर्ड्स को पढ़ें शुरू से अंत तक, आप वीडियो को देखें। आपको अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई अगर आपको लगता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, है ना। कोशिश किया जाएगा हमारे तरफ से आपको रिप्लाई करने का। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।